आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज साइंस सेट 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंची एक पुल से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया है। ऊपर में है, यहाँ पर से 19.6 मीटर ऊंचा से गिराया जाता है। तो कहता है कि यहाँ धरातल पर आने में उसको समय क्या लगेगा। पहला क्वेश्चन है 19.6 मीटर ऊंचा से गिराया जा रहा है, तो नीचे आने में उसको समय क्या लगेगा। तो अगर यहाँ पर होगा तो शुरू में जो वस्तु होता है उसका वेग जो होता है वो 0 मीटर पर सेकंड होता है। आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण के नीचे काम कर रहा है, तो इस स्थिति में समीकरण जो होता है H बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है जब एक लीनियर में होता है तब। लेकिन यही गुरुत्वाकर्षण के रूप में काम करता है, नीचे आता, ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो H बराबर होता है ut प्लस हाफ GT² हो जाता है। तो U का मान यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग जो होता है किसी वस्तु का वो 0 होता है। तो U का मान 0 करेंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो H बराबर जो होगा हाफ GT² हो जाएगा। तो H का मतलब हो गया कितना हाइट से गिराया जा रहा है, तो 19.6 मीटर से हाफ हो गया। G का मान 9.8 है और T का मान फाइंड आउट करना है। तो ये जो है 9.8 से इसको जो है 2 बार में डिवाइड हो जा रहा है और 2 दूनी के कितना हो गया, 4 हो गया। T² बराबर 4, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो इस धरातल पर आने में किसी वस्तु गेंद को कितना समय लग जाएगा, तो 2 सेकंड लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 100 ग्राम की एक वस्तु है, 100 ग्राम की वस्तु है, 10 मीटर ऊंचा एक टेबल पर रखा हुआ है। टेबल पर रखा हुआ है, 10 ग्राम की वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ है 100 ग्राम का वस्तु है। हाइट कितना पर रखा है, 10 मीटर ऊंचा पर रखा हुआ है। तो कहता है कि वस्तु का संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग के लिए क्या होता है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, और किसी भी वस्तु पर अगर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। यही कारण है कि इसका जो संवेग जो होगा वह मास 100 ग्राम तो ठीक है, लेकिन वेग 0 है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका संवेग 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बायोलॉजी का है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग होता है, कौन रोकने वाला विटामिन कौन सा है, ऐसा सवाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है, जबकि विटामिन सी जो होता है वह कौन सा होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला होता है। ध्यान रखेंगे, विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन है। जैसे अभी कोरोना काल में है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग के लिए डॉक्टर जो है एडवाइज करती है। लेकिन संक्रमण रोकने वाला जो होता है वह कौन सा विटामिन है, ए हो जाएगा। आगे देख कर बात करेंगे, और इन सभी विटामिन का आप लोग रासायनिक नेम भी याद कर लेंगे साथ साथ, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, और चौथा फिजिक्स में कहता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का पूछा जा रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। तो सरफेस टेंशन जो होता है बल बटा फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है।
तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 होता है और लेंथ का l होता है, तो l से l कैंसिल हो गया, तो mt-2 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहा कहता है, 25वां क्वेश्चन कहता है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, वह स्राव कहाँ से होता है, सिक्रीट कहाँ से करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर से। लीवर अर्थात क्या हो जाएगा, यकृत इसको कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर यकृत से हो जाएगा। मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से शुरुआत कर जाता है, जबकि पित्त जो होता है वह जमा कहाँ पर होता है, तो आपको नाम जानते होंगे, गॉल ब्लैडर इसको बोला जाता है। और जब गॉल ब्लैडर में यह पूर्ण रूप से भर जाता है तो फिर छोटी आंत में वह चला जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर यकृत हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन जो है कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन जो होता है वह कोष में होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। किसका किसका पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन सा, वसा का, और फिर कौन सा, प्रोटीन का। ये तीनों का जो पाचन जो होता है कंप्लीटली जो होता है वह छोटी आंत में होता है। जबकि बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत में जो है वह पानी का अवशोषण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का अवशोषण जो है वह कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। छोटी आंत का 3 भाग कौन कौन सा होता है, तो एक इलियम होता है, फिर डेजुनम होता है, जेजुनम होता है। छोटी आंत का 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया आपका, जेजुनम, जेजुनम, डेडुनम, डेडुनम और होता है इलियम होता है। इसमें सबसे बड़ी भाग जो होता है वह इलियम होता है, इलियम होता है। तो छोटी आंत में सभी का क्या होता है, भोजन, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, तीनों का पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, अब मुख से पाचन की शुरुआत करता है। आगे देखते हैं, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उत्तक कौन सा है, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उत्तक कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, संयोजी हो जाएगा। संयोजी का अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू में जो बात करते हैं कौन कौन से आ जाता है, तो वह ब्लड, ये ब्लड होता है, बोन हो गया जिसको हड्डी बोलते हैं, फिर और कौन सा हो जाता है, टेंडन का नाम सुने होंगे, टेंडन हो गया, फिर क्या होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसका बोलते हैं, कार्टिलेज हो गया, लीगामेंट हो गया, लीगामेंट ये भी हो गया, फिर एरियोर होता है, एरियोर टिश्यू होता है, एरियोर टिश्यू। ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं वह किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और बहुत सारे होते हैं, इतना ध्यान रखेंगे तो आप कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल पूछा जाता है कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो वह कौन सा है, संयोजी उत्तक होता है। तो संयोजी उत्तक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब न रहेगा तो समझिए कि आदमी का कोई जीवन यापन समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का बल का गुण, बल का गुण, ये प्रश्न कहता है कि बल का गुण जो है वह कौन सा न्यूटन के नियम से प्राप्त होता है, तो ये कौन सा नियम से प्राप्त हो जाएगा, ये थर्ड लॉ से प्राप्त होता है। क्या कहता है थर्ड लॉ, कि पहले वस्तु के द्वारा
पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया फोर्स जो होता है और दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया फोर्स जो होता है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होता है। इसे ही कहा जाता है न्यूटन के तृतीय नियम कहा जाता है, और इस गुण को कहा जाता है बल का गुण होता है। तो बल का गुण न्यूटन के तृतीय नियम से प्राप्त होता है, जबकि बल की परिभाषा जो होती है वह प्रथम नियम से प्राप्त होता है। जड़त्व की परिभाषा भी प्रथम नियम से प्राप्त होता है, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? संवेग की परिभाषा भी न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन नंबर, कहता है समतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है। तो समतल दर्पण का ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण एक हो गया, अवतल दर्पण और तीसरा जो होता है वह उत्तल दर्पण। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज 1 होता है। हमेशा कितना होता है? आवर्धन 1 होता है। ये इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। अवतल दर्पण में अगर पूछा जाए कि इसका आवर्धन क्या होता है, तो इसका 3 प्रकार के आवर्धन होता है। पहला जो होगा 1 के बराबर हो सकता है, दूसरा जो है 1 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 1 से क्या होगा? वह छोटा होता है। तो अवतल दर्पण में 3 प्रकार के आवर्धन होते हैं। 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होता है क्या? आवर्धन जो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? छोटा प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि 9वां में कि मानव में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कहा जा रहा है, मानव के मतलब मानव नेत्र में, आँख में जो है कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। हमेशा याद रखेंगे, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जिसको रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा प्रकार का जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, लेकिन हमारे आँख में जो बन पाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जो बनता है वो उल्टा रहता है, लेकिन मस्तिष्क उसको क्या कर देता है? सीधा करता है। इसलिए हम किसी वस्तु को सीधा करके देख पाते हैं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस में मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर भी हो सकता है, और क्या होगा? छोटा भी होता है, और क्या होता है? बड़ा भी होता है। तीनों प्रकार का होगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा? हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। हमेशा वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे। लेंस हो गया। एक दर्पण की बात करते हैं, तो जो बातें यहाँ पे उत्तल लेंस में होता है वही बातें दर्पण में, अवतल दर्पण में होता है। तो उसका जस्ट उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे देखकर बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। कौन सा विटामिन का है केला? तो वह दिमाग में रखेंगे, याद रखिएगा, विटामिन बी जो है वह केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और ये जो होता है विटामिन बी जो होता है आप सबको पता होगा कि कम्प्लेक्स में पाया जाता है। कई एक फॉर्म होता है, B1, B2, B3, B4, B12 तक जाता है। तो कई विटामिन बी का कई रूप होता है, इसलिए इस कम्प्लेक्स नंबर के रूप में जाना जाता है। और इस केला में जो विटामिन बी पाया जाता है
वह कौन कौन सा होता है, B6 होता है, B12 होता है। याद रखने वाली बात है क्या, कम्प्लेक्स नंबर में पाया जाता है विटामिन बी में, केला में जो पाया जाता है, लेकिन कौन सा होता है, विटामिन B6 और विटामिन B12 होता है। इसके अलावा भी पाए जाते हैं कौन कौन सा, वह मैग्नीशियम होता है, और कौन सा होता है, कैल्शियम नहीं, पोटासियम होता है। मैग्नीशियम और पोटासियम जो होता है विटामिन B6 विटामिन B12 के अलावा भी पाया जाता है। लेकिन विटामिन कौन सा पाया जाता है, केला में कौन सा सोर्स पाया जाता है, तो विटामिन बी होता है। अगर विटामिन बी में भी अगर पूछा जाए, पर्टिकुलर पूछ दिया जाए, तो विटामिन B6 बोलेंगे या विटामिन 12 बोलेंगे। इसके अलावा अन्य सोर्स पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम और आपका पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखकर बात करते हैं। 11 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र में कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन है जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। पहला है यकृत, यकृत का मतलब हो गया लीवर। लीवर में अभी अभी आप लोग जाने थे या आपको पता है कि यहीं पर से क्या होता है, बाइल जो होता है जूस का निर्माण होता है, और इसी के द्वारा हम सब जानते हैं क्या होता है कि भोजन में पाचन में ये सहायक हो जाता है। दूसरा जो होता है, इसलिए इस आंसर नहीं होगा। पाचन तंत्र में कहा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो ये हिस्सा लेता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा है हार्ट, हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय। हृदय जो होता है वो पाचन तंत्र में भाग नहीं लेता है। फिर तीसरा जो है मुंह, आप सबको मालूम है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो माउथ से ही होता है, माउथ से ही होता है। और मुंह में जो भोजन होता है उसे बोला जाता है बोलस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोलस होता है। अब पेट में जो भोजन होता है उसको कहा जाता है काइम कहा जाता है। चौथा में जो ऑप्शन दिले है डी, डी का मतलब आमाशय, आमाशय का मतलब पेट ही हो गया, आमाशय मतलब पेट ही। और पेट में जो भोजन जाता है उसे कहा जाता है काइम कहा जाता है, काइम कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हार्ट हो जाएगा। हार्ट जो है वह पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो है 12 में कहा रहा है कि कौन सा रक्त समूह जो है यूनिवर्सल दाता माना जाता है, यूनिवर्सल दाता माना जाता है। तो यूनिवर्सल एक रिसिप्टर होता है, रिसीवर होता है, और एक क्या होता है, डोनर होता है। तो डोनर के रूप में कौन सा होता है ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप होता है। और रिसीवर के रूप में कौन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन आपका सवाल ऑप्शन जो है कंफ्यूज कर दिया है आपको, ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है। तो इसमें डोनर जो होगा वह कौन सा होगा, ओ नेगेटिव होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या में जो है सबसे कम जो होता है वह ओ नेगेटिव पाया जाता है। इसीलिए सेना में भर्ती में प्रेफरेंस जो दिया जाता है ओ नेगेटिव वाला को ज़्यादा दिया जाता है। आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वह किसके कारण, ब्लड की कमी के कारण। ब्लड जब उनका ब्लड ग्रुप जो था वह ओ नेगेटिव था, लेकिन ओ नेगेटिव वाला कोई मिला ही नहीं था जिसके कारण मृत्यु हो गया है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ओ नेगेटिव वाला का जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कौन सा, ओ नेगेटिव। ऐसे तो ओ ही होगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर अलग अलग बात बोल दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे कहा 13 क्वेश्चन में कि मोहर जो है, मोहर नमक है, मोहर नमक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका उदाहरण है सरल लवण है। सरल का मतलब हो गया एकदम नॉर्मल, नॉर्मल साल्ट है। दूसरा ऑप्शन जो है कहता है मिश्रित है, मिश्रित का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, मिश्रित है। तीसरा है द्विक लवण है, मतलब द्वित का मतलब हो गया डबल साल्ट है। और चौथा जो है वह कहता है जटिल है, जटिल का मतलब कंपाउंड के रूप में है। तो कौन सा ये साल्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोहर नमक जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है। मोहर लवक जो है वह डबल साल्ट होता है।
क्या होता है, डबल साल्ट होता है। मोहर नमक का डबल साल्ट होने का कारण क्या है कि 2 पॉजिटिव आयन से युक्त होता है। कौन सा होता है, एक लोहा होता है, आयरन होता है, और दूसरा जो होता है आपका साल्ट होता है, सॉरी सल्फेट होता है, सल्फेट आयन होता है, और दोनों के दोनों जो होता है वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो 2 पॉजिटिव आयन से बना हुआ है वह क्या है, मोहर नमक होता है। इसलिए 2 पॉजिटिव से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, डबल साल्ट हो जाता है। इसका अगर सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा NH4 और होल 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा SO4 का होल 2 और 6H2O होता है। इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर फेरस होगा, फेरस सल्फेट और 6H2O होता है। इसका क्या होता है, मोहर नमक का सूत्र होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मोहर नमक क्या हो गया कि 2 आयन, 2 पॉजिटिव आयन से बना हुआ यह क्या है, साल्ट है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डबल साल्ट होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NH4 का होल 2, फेरस हो गया SO4 का होल 2 और 6H2O होता है। आगे देखकर बात करते हैं। 14 में कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है फ्रियॉन, ठीक है, फ्रियॉन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रियॉन जो होता है कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए। AC हो गया आपका, AC हो गया रेफ्रिजरेटर से भी क्या होता है, फ्रियॉन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन और क्या होता है, ओजोन परत को भी क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है। तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि संक्रमण धातु कौन सा है। 15 में क्वेश्चन कहा जा रहा है संक्रमण धातु कौन है, मतलब ट्रांसमिशन जो एलिमेंट कौन सा होता है, मेटल कौन सा है। तो संक्रमण धातु जानने के लिए आपको क्या जानना होगा कि संक्रमण धातु मेटल वही होता है जो D ब्लॉक के तत्व होंगे। D ब्लॉक का जितना तत्व होगा सब के सब क्या होगा, संक्रमण धातु होता है, ठीक है। तो D ब्लॉक के तत्व जो होंगे वह संक्रमण धातु होगा। तो ऑप्शन से पता चलेगा, पहला में जो है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है वह इसकी परमाणु संख्या कितना है, 13 है, और ये जो है वो P ब्लॉक का हो जाएगा। तो इसलिए ये P ब्लॉक का तत्व होने के कारण जो हो जाएगा वह क्या होगा, ये संक्रमण धातु नहीं है। बी में जो है मैग्नीज है। मैग्नीज की परमाणु संख्या जो होता है 25 होता है। मैग्नीज की परमाणु संख्या कितना होता है, 25 होता है। ये 25 वाला जो होगा वह किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हो 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया, ये 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 3 की जरूरत है यहाँ पर, 8 2 10 और 10 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, अर्थात कितना हो जाएगा, ये जो है आपका P ब्लॉक का तत्व है। अब आगे देखिए इसमें निकालिएगा तो ये D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3s2 हो गया, 3s के बाद 4 क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 3d में तो जाएगा नहीं, 4s2 हो जाएगा। इतना तक जो है 20 हो जाता है, और उसके बाद जो होगा वह 3d आएगा, और d में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात कौन सा हो जाएगा, कौन सा ब्लॉक का तत्व हो गया, D ब्लॉक का तत्व। और D ब्लॉक के तत्व जो होते हैं संक्रमण धातु कहलाता है। सी में ऑप्शन क्या कहता है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। इसकी बात करेंगे 1s2 2s2 2p6 और कितना हो गया, 8 2 10 और 12 होना चाहिए, 3s2, अर्थात किस ब्लॉक का तत्व है, तो S ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा।
एस ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। और डी में जो है वह कैल्शियम है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। अभी बतलाया, यहाँ तक लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका, वह कैल्शियम की परमाणु संख्या हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम जो होगा वह एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और आपको क्या कहा जा रहा है कि संक्रमण धातु कौन होगा, तो संक्रमण धातु वह होता है जो डी ब्लॉक में जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है डी सब सेल में प्रवेश करता है, दैट मीन्स वह संक्रमण धातु कहलाता है। और मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हुआ, इसीलिए कहा जाएगा कि मैग्नीज जो होगा वह संक्रमण धातु होगा। आगे देखकर बात करते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहा जा रहा है कि NaOH एक रिएक्शन है, HCl और है क्या NaCl प्लस क्या है H2O में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन है, अभिकर्मक कौन है, अभिकर्मक कौन है या क्रियात्मक कौन है, ये भी हो सकता है। तो पहले जानेंगे कि कोई रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो या तो कंपाउंड होगा या तो तत्व होगा या परमाणु होगा, जो पार्टिसिपेट करता है वह कहलाता है रिएक्टेंट कहलाता है। देखेंगे रिएक्शन में जो भाग लेता है, रिएक्शन में भाग लेने वाला कौन कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा है HCl है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक है। और रिएक्टेंट का पहचान क्या होता है, एरो से इसको दिखाया जाता है। एरो को पूंछ वाला जो भाग होता है, जितना हो गया आपका पीछे वाला जितना है, सब के सब रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट का ही हिंदी क्या होता है, अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक होता है। तो इसमें जिस ऑप्शन में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन होगा तो वो भी आंसर हो जाएगा, या HCl होगा वो भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा रिएक्शन के बाद जो नया बन पाता है, नया जो कंपाउंड बन पाया या नया आइटम्स बन पाता है, वह कहलाता है क्या, प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिएक्शन के बाद जो नया निर्माण हो पाता है वह प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट का अंग्रेजी उत्पाद होता है, उत्पाद होता है। तो अभिकर्मक भी हो सकता है हिंदी, या क्रियात्मक भी हो सकता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, ठीक है। और उत्पाद पूछा जाता तो या तो NaCl होता या H2O होता। तो इसमें ऑप्शन देखकर बात करेंगे। NaCl जो है वह प्रोडक्ट है, आंसर नहीं होगा। H2O जो है वह भी प्रोडक्ट है, आंसर नहीं होगा। HCl है तो ये क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकर्मक हो जाएगा। और चौथा तो आपको इधर उधर का दे दिया है, जो वह क्या है, इस रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है, इसलिए डी तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखेंगे ये तो इतना समझ में आ गया है, साथ साथ इसको ये भी हम समझा देते हैं कि यह कैसा रिएक्शन है, एक कैसा रिएक्शन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि कैसा रिएक्शन है। जैसे रिएक्शन जो होता है कई एक प्रकार का होता है, एक का होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन संयोजन रिएक्शन, नाम सुने होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फिर होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन रिएक्शन होता है, नाम सुने होंगे। फिर नाम सुने होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम सुने होंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और फिर एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम सुने होंगे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यही 4 प्रकार का रिएक्शन होता है। हालांकि और रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। तो इस तरह का रिएक्शन दे देता है, पूछता है कि कौन सा अभिक्रिया है, या कह देता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बतलाइए कि दोहरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण कौन सा है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि
क्या हो गया कि कंबाइन रिएक्शन में क्या होता है कि एक दो गो रिएक्टेंट है, मिल गया, आपको एक नया बन गया, इस तरह से बन जाता है, तो कंबाइन रिएक्शन होता है। यहाँ पर कोई कंपाउंड होता है, इसको हीट किया और फिर टूट गया, ए और बी में टूट गया, डेट मीन्स वह क्या हो जाता है, वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड है और कोई एलिमेंट से या आइटम से क्या करता है, वो रिएक्शन कर पाता है, तो जो मोर रिएक्टिव होता है उसको स्थान को क्या कर देता है, हटा देता है। तो जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि बी है, ए जो है कमजोर है और सी जो है ज़्यादा पावरफुल रिएक्टिव है, तो ए को हटा देगा और क्या बन जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ए क्या निकल जाएगा, ए हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो दो कंपाउंड होगा, दो दो कंपाउंड होता है और इस तरह का रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो बन पाता है मोर रिएक्टिव होता है, उससे प्रतिक्रिया कर लेता है, तो ये तो पता नहीं चलेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या होगा कि इस दोनों जो यहाँ पर ये जो कंपाउंड जो होगा, इसमें कोई जो होगा पॉजिटिव आयन होगा और कोई क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव होगा और क्या होगा, कोई नेगेटिव होगा। तब देखते हैं कोई कंपाउंड जो बन पाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के संयोजन से ही कोई कंपाउंड बन पाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि दो कंपाउंड होगा, यहाँ पर भी दो कंपाउंड होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो बी को क्या करेगा, वह डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा बनाएगा, ए और डी जो है कंपाउंड का निर्माण कर देगा, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ई इधर कंपाउंड का निर्माण कर देगा। डेट मीन्स ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं, क्या देखेंगे, जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 1 होता है। हर परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है, ज़्यादा होता है तो त्याग करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसलिए पॉजिटिव आयन है। ये क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा, निश्चित रूप होगा, क्योंकि कोई कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का संयोग से होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, एक क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये क्या होगा, पॉजिटिव है। देखिए किस प्रकार से कंपाउंड बन पाया है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस किया है। हाइड्रोजन OH को क्या किया है, क्लोरीन जो है क्या कर दिया है, वह रिप्लेस किया है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन बना गया, तो ये नया उत्पाद बन गया, नया प्रोडक्ट हो गया। फिर और देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या, हाइड्रोजन 2 गो था, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 गो कितना हो गया, H2O का निर्माण कर पाया। तो इस ढंग से जो रिएक्शन हो पाता है वह कैसा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। 17 क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। 17 क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड है प्लस क्या है, कार्बन है। इसमें देखकर बात करते हैं। अभी बतलाया कि एक कंपाउंड होगा और एक कोई आइटम होगा या तत्व होगा, उससे रिएक्शन करेगा। जो मोर रिएक्टिव होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर वही है कि बी को हटा दिया और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा और बी अलग प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, कॉपर जो है विस्थापित हो गया है और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर गया है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर निकल गया। डैश मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम है और H2SO4 है और ये जो बन पाया है मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और प्लस क्या है, H2O है।
यहाँ पर देखिएगा एक कंपाउंड है और एक क्या होगा आपका कोई एलिमेंट होता है। एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। इसको में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड में से एक को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डी लिख देते हैं, डी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल में देख के बात करते हैं, जिंक हो गया और H2SO4 हो गया। ये एग्जाम्पल जो होगा जिंक सल्फेट अब प्लस जो है हाइड्रोजन हो गया। इसमें क्या हुआ है, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। एक कंपाउंड एक एलिमेंट जब रिएक्शन कर पाता है तो क्या किसका एग्जाम्पल होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है। इसमें देखिए जिंक और हाइड्रोजन में जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेस वालों को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया है, विस्थापित हो। ऐसा नहीं कि एक नियम है कि उसको विस्थापित हो जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कभी वक्त मिलेगा तो उस पार्ट को लिखा देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चौथा रिएक्शन को देखते हैं। इसका मतलब तीनों में से कोई रिएक्शन जो है दोहरी रिएक्शन नहीं है, तो बच गया क्या, चौथा रिएक्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा डबल रिएक्शन का नाम हो जाएगा NaCl हो जाएगा प्लस AgNO3 है, बन गया क्या AgCl। अब बन गया NaNO3 हो गया आपका ये रिएक्शन है। तो अभी हमने समझाया भी था कि डबल रिएक्शन में क्या होगा कि एक कंपाउंड होगा, इधर भी एक क्या होगा, कंपाउंड होगा, और यहाँ पर भी एक क्या हो जाएगा, कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर कंपाउंड का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा आपको बताया था कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव चाहे कोई नेगेटिव होगा। इस ढंग से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, जबकि क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यह Ag जो है पॉजिटिव आयन है, NO3 जो है वह नेगेटिव आयन है। तो क्या करता है, कोई कंपाउंड कैसे रिएक्शन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रिएक्ट कर पाता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये सोडियम हो गया, ये सोडियम हो गया आपका, और इधर क्या है NO3 है। ए इससे रिएक्शन कर पाया तो क्या बन पाया, NaNO3 हुआ। और इधर क्लोरीन आयन जो है नेगेटिव है, Ag जो है पॉजिटिव है, तो ए रिएक्शन कर पाया। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। उम्मीद करते होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाए होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाए होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ पाए होंगे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ पाए होंगे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। आगे देखकर बात करते हैं। आगे कहता है कि डी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग होते हैं, डी ब्लॉक में कुल कितना वर्ग होता है, कुल कितना वर्ग होता है। तो देखिए एस में कुल कितना ब्लॉक होता है, एस में पी में कुल कितना ब्लॉक होता है, पी में कुल कितना ग्रुप होता है, और डी में कुल कितना वर्ग होता है, और एफ में कितना वर्ग होता है। यहाँ से पता चल जाएगा। इतना तो पता होगा आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, 18 होता है। वर्ग की संख्या कितना है, कितना वर्ग है, 18 है। आपको मालूम होगा कि वर्ग कैसा होता है, तो आवर्त सारणी के वर्टिकल्स जो होते हैं इस तरह से ये बन पाता है। तो कितना है ये, 18 को बना हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जबकि इस ढंग से होता है 7 को होता है, इसको पीरियड या आवर्त कहा जाता है। 36 कतार को आवर्त कहते हैं, और उदग्र कतार जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहा जाता है। लेकिन सवाल कह रहा है कि डी ब्लॉक में कुल कितना वर्ग होता है। तो इसका आसानी से जवाब आपको
क्या बतलाते हैं, एक लॉजिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप पकड़ लीजिएगा, निश्चित रूप से कभी भूल नहीं पाएंगे। कैसे समझते हैं, आपको ये पता है कि एस में जो होता है कुल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एस में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें कितना ग्रुप होगा, तो 1 से लेकर 2 जो होता है वह कौन सा होता है, एस ब्लॉक में 2 मात्र ग्रुप होगा, वह कौन कौन सा है, 1 और 2 होता है, क्योंकि एस में जो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 2 होता है, मिनिमम 1 होता है, इसलिए 1 से लेकर 2 जो होता है एस ब्लॉक में ग्रुप की संख्या है। पी में क्या होता है कि पी में जो होता है वह कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 6 होता है, इसीलिए इसमें जो ग्रुप जो संख्या होता है, ये पी ब्लॉक में जो होता है ग्रुप कितना होता है, 6 होता है। और कहाँ से होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है। एस ब्लॉक कहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक, क्यों कहा जाता है ये भी मैं बतला रहा हूँ। डी ब्लॉक में क्या होता है कि डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितना होता है, तो 10 होता है, इसीलिए इसमें ग्रुप संख्या कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 गो ग्रुप होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से लेकर ये 12 तक, सॉरी 2 से बोलते हैं, 3 से लेकर कहाँ तक, 12 तक, ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12 तक जो होता है वह डी ब्लॉक होता है, और एफ ब्लॉक इस कतार में नहीं होता है, नीचे होता है। क्यों, क्योंकि एफ जो होता है, एफ का मतलब फेल हो गया, फेल जो होता है वो नीचे रहता है, ये मतलब समझाने का तरीका है। एफ का मतलब हो गया फेल, फेल वाला नीचे रहेगा। एफ का मतलब हो गया 14 गो इलेक्ट्रॉन एफ में होता है। एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 गो होते हैं, इसलिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ ब्लॉक जो होता है आवाज सारणी के नीचे में स्थान दिया गया है, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी 14 तत्व यहाँ होता है, 14 तत्व यहाँ होता है, तो टोटल कितना हो गया, 28 तत्व होता है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप संख्या तक जाता है, क्यों जा पाता है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि कार्बन की ग्रुप संख्या है, कार्बन किस ग्रुप की है, तो देखिए कोई कार्बन है, किसी को ग्रुप संख्या पता करना हो तो सबसे पहले पता कीजिए कि उसमें जो है उसकी जो है किस सब सेल में गया है, किस सब सेल में गया है, और किस सब सेल में ये पता कैसे चलेगा, जब तक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालेंगे तब तक नहीं पता चलता है। तो 6 इसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 हो गया, 4 हो गया, अब पी में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह किस ब्लॉक में गया है, किस सब सेल में गया है, तो पी सब सेल में गया है। इसका मतलब ये हो गया कि किस ब्लॉक का ये तत्व है, तो ब्लॉक संख्या कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक का ये तत्व है। कार्बन किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। जब ये पता चल गया कि पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के ग्रुप की संख्या पता करने के लिए एक तरीका होता है, एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहाँ, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देख सकते हैं 12 लिख दिया। अब पी में कितना है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब हो गया कि कार्बन जो है वह किस ग्रुप की संख्या का है, तो 14वें ग्रुप का ये तत्व है। अगर आपसे पीरियड पूछ लेता, आवर्त पूछ लेता, तो देखिए जो है मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन कितने सेल में गया है, तो 1 सेल है और 2 सेल है, तो 2 सेल में गया है, इसलिए पीरियड संख्या इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि ग्रुप संख्या, वर्ग संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। तो आगे देखकर बात करते हैं। 20 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फूल के किस भाग में बीज बनता है। बीज का मतलब हो गया सीड कहाँ से बनता है, कैसे बन पाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। सीड जो बनता है वह क्या होता है, ओवुल में बनता है, ओवुल में बन पाता है। सीड का निर्माण कहाँ पर से होता है, ओवुल से होता है। और जबकि फ्रूट का निर्माण जो होता है, फ्रूट जो बनता है वह ओवरी से बनता है, ओवरी में बन पाता है। और दोनों में जो होता है पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, ये हो गया पॉलन ग्रेन,
पॉलन ग्रेन का मतलब हो गया परागकण, परागकण हो गया। ओवल को मिलने से क्या होता है, सीड बनता है। पॉलन ग्रेन और ओवरी के मिलने से फ्रूट बनता है। फ्रूट मीन्स क्या होता है, वह फल बन पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा या आया होगा। तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल कीजिए। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।